सो हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रज्ञा, आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एजुकेटर एंड आप मेरे साथ आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखने वाले हो। ठीक है, आज की क्लास हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत ही अच्छा टॉपिक है। कुछ बच्चों को थोड़ा डर रहता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टफ लगती है, बट बेटा इसको आप एकदम पेशेंटली हैंडल करोगे। ठीक है, आराम आराम से पढ़ना है। और दूसरी बात, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सारे कॉन्सेप्ट्स इंटरलिंक्ड होते हैं। ठीक है, मतलब एक भी कॉन्सेप्ट मिस हुआ तो ऐसा हो सकता है कि आपको थोड़ी दिक्कत होगी कि आगे आप कॉन्सेप्ट्स में थोड़ा समझ नहीं पाओगे या आपको थोड़ा टाइम लगेगा उसको ग्रैस्प करने में। ठीक है, तो वन बाय वन आप थोड़ा पेशेंटली आराम आराम से सीखोगे। क्लियर है? अच्छा, चलो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका जो 11th से हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो ऐसे बच्चे, मतलब हम लोग क्या बहुत बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं, तो ऐसे बच्चे जो 11th अभी एंटर किए हैं, या कोई ऐसा बच्चा है जो 12th पर है लेकिन उसको 11th थोड़ा कॉन्सेप्ट वीक रह गया है, या फिर उसको थोड़ा और रिवाइज करना है ना, या फिर ऐसा कोई बच्चा जो अपने नीट या IIT JEE की प्रिपरेशन कर रहा हो, ये सारे ही कैटेगरी के बच्चे के लिए ये आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बढ़िया होने वाली है ना। आप अच्छे से सीख पाओगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत बेसिक से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेटा आप लोग जो सीखोगे वो है, सबसे पहला जो चैप्टर होगा आप लोग का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स, जो कि आपको क्लास 11th के NCERT में देखने को मिलेगी। ठीक है, उसके आप जब स्टार्ट करोगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना, तो आपको समझ में आएगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का कितना ज़्यादा आपके डेली लाइफ में इन्फ्लुएंस है। मतलब आप उसको हमेशा यूज़ करते हो, अपने डेली लाइफ में इन्वॉल्व करते हो। ठीक है, आपके खुद के बॉडी के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट है, लेकिन आप शायद अभी तक रिकग्नाइज नहीं कर पाए हो। अब पढ़ते जाओगे तो आपको समझ आ जाएगा कि कितना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अपनी डेली लाइफ में। ठीक है, चलो देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम जिस एलिमेंट की बात करते हैं सबसे ज़्यादा, वो होता है आपका कार्बन एटम। मतलब कि जो हम स्टडी करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, सारे के सारे क्या रहेंगे? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, है ना। तो सबसे पहले थोड़ी बात कार्बन एटम के बारे में करेंगे, और उससे भी पहले थोड़ी बात करेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कैसे हुई, या केमिस्ट्री में कैसे एक ब्रांच बन गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ठीक है, तो देखो बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कोई बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, सम 200 ईयर्स अगो ऐसा आपकी NCERT बोलती है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए कुछ थ्योरीज दी गई थी, जो साइंटिस्ट होते हैं उन लोगों की थ्योरी बनाया था। तो 200 ईयर्स पहले तक तो ये माना जा रहा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो जो नेचुरली ऑकर होते हैं, है ना, जो आपको प्लांट्स या एनिमल से जो नेचुरल फॉर्म में मिलते हैं, वही सारे क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और आप उसको लैब में प्रिपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये थ्योरी सबसे पहले दी थी बर्जीलियस ने। बर्जीलियस नाम के एक साइंटिस्ट थे, केमिस्ट थे, स्वीडन केमिस्ट थे, स्वीडन के। ठीक है, उन्होंने ये थ्योरी दी थी, बर्जीलियस थ्योरी ऑफ वाइटल फोर्स। इस थ्योरी में ये कहा गया था कि आप इनको लैब में प्रिपेयर नहीं कर सकते, ये खुद से जो ऑटोमेटिकली नेचुरल रॉ फॉर्म में जो जनरेट होते हैं, वो सारे क्या होते हैं? आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, मतलब वाइटल फोर्स मतलब क्या कि कुछ मैजिकल फोर्सेस होते हैं जो खुद से नेचर में जनरेट कर देते हैं कुछ ऐसे कंपाउंड्स को, जैसे हमारे जो प्लांट्स खुद से बन जाते हैं, खुद से उग जाते हैं, है ना। तो ऐसे कुछ वाइटल फोर्सेस होते होंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को प्रिपेयर करते हैं या प्रिपेयर होते हैं खुद से। ठीक है, तो ये जो थ्योरी थी ये बाद में आगे चल करके फेल हो गई। फेल कैसे हो गई? क्योंकि एक और साइंटिस्ट थे, थोड़े टाइम बाद एक और साइंटिस्ट थे, F वॉलार। ठीक है, ये क्या कर रहे थे? अपने लैब में कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। ठीक है, अच्छा, उन्होंने एक्सपेरिमेंट में ये पाया कि कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि था यूरिया, है ना, जिसको अभी तक माना जा रहा था कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड ही होता है बेसिकली क्या होता ही है वो। ठीक है, तो वो कंपाउंड बन गया उनसे लैब में विद द हेल्प ऑफ एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड अमोनियम साइनेट। ठीक है, वो लैब में कुछ प्रिपेयर कर रहे थे, एक्सीडेंटली ये हुआ था काम कि अमोनियम साइनेट प्रिपेयर हो गया था, अमोनियम साइनेट की हेल्प से यूरिया प्रिपेयर हो गया था उनसे। ठीक है, तो ये यूरिया जब फॉर्म हुआ, ये तो ऑर्गेनिक कंपाउंड था, तब पता चला कि शायद और भी कंपाउंड्स, जैसे यूरिया प्रिपेयर हो गया है, और भी कंपाउंड शायद प्रिपेयर कर सकते हैं लैब में। अभी तक तो ये था कि प्रिपेयर नहीं कर सकते, अब यहाँ से बाकी साइंटिस्ट को भी हिंट मिल गया कि कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, आप उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, लैब में। तो फिर बाकी साइंटिस्ट ने रिसर्च करी, कुछ और भी अपने मीथेन, एसिटिक एसिड, ये सारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे ये प्रिपेयर हो गए लैब में, उन्होंने प्रिपेयर कर लिया। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो स्टोरी थी वो बदल गई।
कि नहीं, आप कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लैब में प्रिपेयर भी कर सकते हो, है ना। चलो, तो ये बात थी कुछ थ्योरी की ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। अब देखो, मैंने स्टार्टिंग में कहा कि आप बेसिकली यहाँ कार्बन एटम्स की स्टडी करते हो, ठीक है। तो ऐसा भी क्या है कि पीरियोडिक टेबल में अदर एलिमेंट्स को आप छोड़ के कार्बन एटम की बात करते हो, ठीक है। तो कुछ तो खासियत होगी कार्बन एटम में। तो कार्बन एटम की खासियत जब देखने गए, या क्या ऐसा चीज़ है कि कार्बन एटम में इतने कंपाउंड्स फॉर्म हो जाते हैं, कार्बन एटम से इतने कंपाउंड्स फॉर्म हो जाते हैं, तो वो पता किया गया या देखा गया। तो पता चला कि देखो, अच्छा, मेरी आप लोग से एक जेन्युइन आपको सजेशन है कि आप जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करो ना बेटा, तो उसके पहले अपना केमिकल बॉन्डिंग बहुत अच्छा कर लो, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिसिटी, और जो आपका मोल कॉन्सेप्ट होता है, ये सारी चीज़ों की आप जो बेसिक नॉलेज, जो जनरल नॉलेज होती है ना, ये सबको पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो। आपको जो केमिकल बॉन्डिंग है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर, हाइब्रिडाइजेशन, ये सारी चीज़ें आपकी हो जाए, अच्छे से प्रिपेयर हो जाए, देन आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर आओ, ठीक है। ऐसा मत करो कि आप सीधे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर आ गए, तो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर ऐसा करोगे तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आप पे ऐसे होंगे कि इनऑर्गेनिक और फिजिकल से आएंगे, ठीक है, जो यहाँ यूज़ होने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और अगर वो आपको क्लियर नहीं है, फिर आपको लगेगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टफ है, राइट। तो ये नहीं करना, आप पहले अपना केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिसिटी एंड मोल कॉन्सेप्ट का, केमिकल बॉन्डिंग तो बहुत अच्छे से कर लो, और मोल कॉन्सेप्ट भी आप थोड़ा बहुत सीख लो, ठीक है। इतना होना चाहिए, बॉन्डिंग आपको अच्छे से आनी चाहिए, देन आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप अपना सब्जेक्ट स्टार्ट करना, राइट। चलो, टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन एटम या टेट्रावैलेंस ऑफ कार्बन एटम ये पाया गया, मतलब ये कुछ खास बात थी कार्बन एटम की, जो 4 बॉन्ड बनाने की जो खासियत होती है। देखो, वैलेंस आप लोग समझ गए होंगे, जैसे कि मैंने कहा आप लोग केमिकल बॉन्डिंग पढ़ कर आओ, है ना। केमिकल बॉन्डिंग पहले पढ़ लो, वहाँ पर आपको वैलेंस, ऑक्टेट, ये सब आपको क्लियर होना चाहिए। चलो, टेट्रा का मीन्स होता है 4, ठीक है। वैलेंस का मतलब क्या, वैलेंसी, ऑब्वियसली, ठीक है। तो जो आपकी ये जो 4 वैलेंसी, और वैलेंसी क्या होती है, आउटर मोस्ट शेल पर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसकी हेल्प से क्या करता है कोई भी एटम बॉन्ड बनाता है ना। तो देखो, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है बेटा, 6 होता है, ठीक है। और इसके लिए आप जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं वो क्या होता है, 1s2 2s2 2p2, राइट, 1s2 2s2 2p2। अब देखो, वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, आपके जो आउटर मोस्ट शेल पे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो आप बता सकते हो कि कार्बन एटम के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, 4, 2 फ्रॉम s सबशेल एंड 2 फ्रॉम p सबशेल, है ना। तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। इसका मतलब क्या, जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उतने बॉन्ड बना सकता है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है मतलब 4 बॉन्ड वो बना सकता है, ठीक है। तो देखो, जब आप इसका कार्बन एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब ऑर्बिटल वाला लिखने लगते हो, ठीक है, तो वो कैसा होगा आपका, आउटर मोस्ट शेल के लिए लिखते हैं ना, s में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, s सब शेल में 1 ऑर्बिटल एंड p सब शेल में 3 ऑर्बिटल्स। ये आपका कौन सा सब शेल है, 2s एंड ये 2p, राइट। देखो, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन्स हमने फिल कर दिए। 2p में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, और आपको पता होगा इलेक्ट्रॉन पहले क्या अनपेयर्ड फॉर्म में फिल होता है, देन इनकी पेयरिंग होती है ना। तो अभी तो ये अनपेयर्ड फॉर्म है। अब देखो बेटा, अच्छा, ये कार्बन की क्या है, ग्राउंड स्टेट, जिसको मैं GS से डिनोट कर रही हूँ, ठीक है, ग्राउंड स्टेट है ये। तो देखो, 2 तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है अभी ग्राउंड स्टेट पे, 2p में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और आप लोग को ये पता होगा कि जब भी बॉन्डिंग होती है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे होती है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन से कभी भी बॉन्डिंग नहीं होती है ना। तो जब भी कोई एटम आएगा अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के, वो कहाँ बॉन्ड बनाएगा, इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बनाएगा, क्लियर है ना। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ तो नहीं बनाएगा। अब देखो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो क्या है, सिर्फ 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 2 ही बॉन्ड बनने चाहिए, लेकिन 2 बॉन्ड बना करके कार्बन सेटिस्फाइड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, तो देखो, कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा, 4 हैं, और किसी भी एटम को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है, 8 इलेक्ट्रॉन की, है ना। तो 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए किसको, कार्बन एटम को भी 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब देखो, क्योंकि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अगर ये 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनाता भी है
तो अब इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, देख लो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन ही हुए। अभी भी इसकी लाइफ में 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है ना, इसको अभी भी दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब 2 बॉन्ड और बनाने होंगे। 2 बॉन्ड अगर ये बना लेगा तो इसकी 8 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाएगी, राइट। अब ये 2 बॉन्ड कैसे बनाएगा, और क्योंकि और तो अनपेड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। तो देखो कार्बन एटम अब क्या करता है कि ये जो इसके 2s के इलेक्ट्रॉन है ना, और आप देख रहे हो कि 2p का एक ऑर्बिटल वेकेंट है, राइट। ये क्या करता है, अपने s सब शेल के एक इलेक्ट्रॉन को, अपने s सब शेल के एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, वो p ऑर्बिटल पे जंप करा देता है, ठीक है। ये काम वो क्या करता है कि s सब शेल से एक इलेक्ट्रॉन वो कहाँ पहुंचा देता है, अपने p ऑर्बिटल पे, p सब शेल पे, ठीक है। देखो क्या हुआ, यहाँ पर 2s पर इलेक्ट्रॉन थे और 2p पे 2 इलेक्ट्रॉन थे। अब क्या हुआ, 2s का एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चल गया, 2p पे, तो ये अकेला रह गया, तो ये एक इलेक्ट्रॉन रह गया। ये तो पहले से ही थे यहाँ पर, तो 2p पे ये पहले से ही रहेंगे। और एक इलेक्ट्रॉन क्योंकि जंप करके कहाँ चले गया है, 2p के ऑर्बिटल पे, तो कहाँ आ गया वो, 2p के ऑर्बिटल पे, ठीक है। इस स्टेट को, जहां पर ये जंप हुआ है, इस स्टेट को बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। पहले वाली जो स्टेट थी वो थी ग्राउंड स्टेट। अब क्योंकि इसने एक्साइट करा दिया, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। अब आप लोग देख पा रहे हो कि 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए, बॉन्डिंग अनपेड इलेक्ट्रॉन के साथ होती है, मतलब क्या, अब 4 बॉन्ड बनने पॉसिबल है ना। तो कार्बन ने क्या किया, अपने एक इलेक्ट्रॉन को जंप कराया और अपने सारे इलेक्ट्रॉन्स को अनपेयर कर लिया, ताकि उसके 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हो जाए और वो चारों जो अपने अनपेड इलेक्ट्रॉन है इसको क्या यूज करके बॉन्ड बना ले, ठीक है। तो अब इनसे ये बॉन्ड बनाएगा और इसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगी। 4 तो इलेक्ट्रॉन है, 4 आएंगे, जो भी एटम्स आएंगे अपने एक इलेक्ट्रॉन लेकर के, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे और कार्बन की जो ऑक्टेट होती है वो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या था, कार्बन एटम की एक खास बात थी कि ये 4 बॉन्ड बना पाता है, ठीक है। अच्छा, इस टेट्रावैलेंसी का सिग्निफिकेंस क्या आया, मतलब कहाँ इसका जरूरत पड़ा, तो देखो या इसकी खास बात कहाँ से आई। देखो कैटेनेशन एक प्रॉपर्टी है कार्बन एटम की, ठीक है। देखो होता क्या है, कैटेनेशन में सेल्फ लिंकिंग होती है एटम्स की अपने ही तरीके के एटम्स के साथ। मतलब अगर कार्बन कैटेनेशन कर रहा है तो वो बॉन्ड बनाएगा कार्बन एटम के साथ ही, ठीक है। तो अपने ही एटम के साथ जो लिंक करने की, बॉन्ड बनाने की जो एबिलिटी होती है उसको बोलते हैं कैटेनेशन, ठीक है। तो देखो मैंने क्या कहा, कार्बन अगर अपने ही तरह के एटम, मतलब कार्बन एटम के साथ ही बॉन्ड बनाता है तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, कैटेनेशन, सेल्फ लिंकिंग। यहाँ यही हो रहा है, सेल्फ लिंकिंग, है ना। तो मैंने तो ये बहुत छोटी सी चेन बनाकर आप लोग को दिखाई है। कार्बन एटम क्या करता है, बहुत लॉन्ग चेन बना सकता है, ठीक है, विद बाय द हेल्प ऑफ द प्रॉपर्टी कॉल्ड कैटेनेशन, राइट। अच्छा, टेट्रावैलेंसी का यूज यहाँ पर कैसे आया, तो देखो मैंने क्या कहा था, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। अब इस वाले कार्बन एटम की हम बात करते हैं, फॉर एग्जांपल जो मैं सेकंड वाले कार्बन एटम की बात करी, ठीक है। इसने क्या किया है, 2 बॉन्ड बनाया है, एक इधर वाले कार्बन के साथ, एक अपने ये लेफ्ट वाले कार्बन एटम के साथ, है ना। ये चाहे तो ऊपर और नीचे भी एक कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बना सकता है, और ऐसा वो करता है, ठीक है। तो वो जो लॉन्ग चेन भी बना सकता है, रिंग्स भी बनाता है, ठीक है। मैंने लिखा ये जो लिखा हुआ है स्टेटमेंट में कि वो रिंग्स भी बनाता है, ठीक है, और क्या, नेटवर्क भी बनाता है। मतलब देखो ये तो आपकी जो पहले वाली जो स्ट्रक्चर थी ऐसी, ये कौन से फॉर्म पे थी, चेन फॉर्म पे। रिंग फॉर्म पे भी बना सकता है, जैसे कि ये हो गई साइक्लिक कंपाउंड, रिंग फॉर्म पर हो गई, है ना। एक ओपन चेन तो नहीं है, रिंग फॉर्म पर है ये, राइट। अच्छा, और क्या बना सकता है, वो नेटवर्क्स बना सकता है। कैसे, देखो दिस काइंड ऑफ, ठीक है, और ये ऐसे चलती जाएगी। क्यों, देखो कार्बन क्या करता है, 4 बॉन्ड बनाने के लिए केपेबल है, उसने 4 बॉन्ड यूज करके क्या किया, 4 बॉन्ड यूज किए सिर्फ कार्बन से ही बॉन्ड होने के लिए, और ऐसा बॉन्ड बनाते बनाते उसने पूरा एक नेटवर्क डेवलप कर लिया, ठीक है। अब ये जो प्रॉपर्टी है वो उसकी इतनी हेल्पफुल है
इसके बहुत सारे कंपाउंड्स बनाने में, ठीक है। पहली बात तो 4 बॉन्ड कोई और ऐसा बनाता नहीं है सिवाय कार्बन ग्रुप के, ठीक है, और उसमें भी कार्बन ज़्यादा स्टेबल रहता है। देखो सिलिकॉन, ये सारी चीज़ें जो होती है, सिलिकॉन भी कैटेनेशन शो करता है, ठीक है, लेकिन जितना स्टेबल, जितने ज़्यादा ये कंपाउंड बनाता है और वो कंपाउंड सारे जो स्टेबल रह पाते हैं, सिलिकॉन के उतने कंपाउंड्स स्टेबल नहीं रह पाते। क्लियर है। तो और भी एटम्स हैं जो कार्बन के ग्रुप वाले, वो भी बनाते हैं, लेकिन कार्बन जितना स्टेबल कंपाउंड कोई नहीं बना पाता। इसलिए ये कार्बन की खास बात होती है कि कार्बन के इतने कंपाउंड्स आपको देखने को मिलते हैं जितने और किसी एलिमेंट के नहीं मिलते, ठीक है। अच्छा, अब इसका जो कैटेनेशन का बहुत बढ़िया जो एग्जाम्पल है वो मैं बताती हूँ आपको। एक तो होता है आपका ग्रेफाइट, ठीक है। ग्रेफाइट कहाँ यूज़ होता है, आपकी जो पेंसिल की लीड होती है ना, उसमें ग्रेफाइट यूज़ होता है। और आपने कभी सुन रखा होगा अपने पुराने क्लासेस में, फाउंडेशन क्लासेस में, फुलेरिन, बकमिंस्टर फुलेरिन, कभी सुना होगा अगर, बकमिंस्टर फुलेरिन। बकमिंस्टर फुलेरिन, ये आपकी एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है ये टर्म, ठीक है। आप जब एनसीईआरटी रीड करोगे अपनी, ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाली सबसे पहली जो चैप्टर है, सबसे पहली यूनिट है, उसमें बहुत आगे पर एक बकमिंस्टर फुलेरिन करके एक डिनोट किया हुआ है, एक नाम दिया हुआ है C60। देखो C60 मतलब कार्बन, 60 कार्बन एटम्स की एक नेटवर्क होती है, ये फुटबॉल शेप का होता है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ प्योरली कार्बन एटम्स का ये नेटवर्क बना होता है, ये कंपाउंड होता है, और ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, स्टेबल होता है, ठीक है। अदर एग्जाम्पल है डायमंड, सब जानते हैं डायमंड को, है ना, कितना हार्डेस्ट मॉलिक्यूल है, नेचुरली ऑकरिंग हार्डेस्ट मॉलिक्यूल ऑन अर्थ, ठीक है। तो उस डायमंड का जो कंपोनेंट होता है वो क्या होता है, प्योरली कार्बन एटम होता है। दूसरी बात, कार्बन इतना डायमंड जो होता है इतना हार्ड कैसे होता है, प्योरली कार्बन एंड कार्बन कोवलेंट बॉन्डिंग होती है वहाँ पे, ठीक है। और वो बॉन्डिंग इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती है कि वो किसी भी तरीके से ईजियर वे में टूट नहीं पाता, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल होता है कैटेनेशन का। एक होता है बकमिंस्टर फुलेरिन, डायमंड, ग्रेफाइट, ये सारी चीज़ें, राइट। चलो, तो कैटेनेशन आप समझ गए होंगे, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होती है, इसकी मदद से इन लोग जो कार्बन एटम होते हैं वो क्या फॉर्म करते हैं, चेन, रिंग, नेटवर्क, ये सारी चीज़ें वो फॉर्म कर लेता है, कौन, कार्बन एटम, ठीक है। चलो, नेक्स्ट जो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का काम है कि आप ऑर्गेनिक कंपाउंड में रिप्रेजेंट कैसे करते हो, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हो, ठीक है। तो इनके रिप्रेजेंटेशन के बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है। जैसे कि हम जो अभी बात करने वाले हैं, कुछ कुछ जो मेथड होते हैं उनको मैं रिप्रेजेंट आपके सामने बताने वाली हूँ कि किस किस तरीके से आपके सामने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट किया जाएगा या आपको किस किस तरीके से देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। चलो, सबसे पहले तो जो फॉर्म है वो है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। देखो मैंने कहा था कि मोल कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत एक बेसिक आइडिया होना चाहिए, है ना। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की हेल्प से आप ये पता कर सकते हो, ये आपको दिख जाएगा कि उस कंपाउंड में, उस मॉलिक्यूल में कौन कौन से एटम्स हैं और कितने एटम्स हैं, मतलब जो भी एटम होगा अलॉन्ग विथ इट्स नंबर, ठीक है, वो आपको दिया होगा कि इस मॉलिक्यूल में कितने कार्बन एटम्स हैं, कितने हाइड्रोजन एटम हैं, काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। देखो जैसे कि C2H6, ये आपका एक इथेन मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, नाम अभी मैं बता दे रही हूँ, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देखो इथेन मॉलिक्यूल होता है, अब देखो लिखा हुआ है C2 मतलब इस कंपाउंड में 2 कार्बन एटम होंगे और 6 हाइड्रोजन एटम होंगे, है ना। CH3OH मतलब क्या, एक कार्बन है, हाइड्रोजन 4 है और O एक ऑक्सीजन है, ठीक है। तो ये सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं ये आपको डिनोट कर रहे हैं कि इस मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ कार्बन, कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ये सारे एटम्स प्रेजेंट हैं। अच्छा, दूसरी बात, एक और बात, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बेटा हमेशा ऐसे कंपाउंड्स होंगे जिनमें कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट होंगे, राइट। देखो अगर कार्बन एटम है, हाइड्रोजन एटम उस कंपाउंड में प्रेजेंट नहीं है तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं कहलाएगा। अगर कार्बन एटम है, हाइड्रोजन एटम नहीं है तो भी वो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं कहलाएगा। मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपको कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम कंपल्सरीली होना चाहिए, ठीक है। कार्बन एटम तो होगा ही होगा क्योंकि हम कार्बन एटम के कंपाउंड्स की स्टडी कर रहे होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, राइट। हाइड्रोजन एटम भी होगा और हाइड्रोजन एटम होगा तब वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाएगा। क्लियर है। चलो, तो ये था आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के वे में रिप्रेजेंट करना ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। जैसे कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख करके रिप्रेजेंट किया गया है। देखो दूसरा जो है,
दूसरा जो तरीका होता है रिप्रेजेंट करने का वो होता है लुईस डॉट स्ट्रक्चर। केमिकल बॉन्डिंग में आप लोगों ने ये पढ़ रखा होगा कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर होता क्या है या आप उसको बनाते कैसे हैं। कहाँ काम आता है, तो बॉन्ड बनाने में काम आता है ना। आप कैसे बॉन्ड बनाते हो किसी एटम के साथ, मतलब कोई एटम किस तरीके से अपनी बॉन्डिंग करता है, किस कौन से इलेक्ट्रॉन्स को यूज करके बॉन्डिंग करता है, ये आप कहाँ सीखते हो, लुईस डॉट स्ट्रक्चर में, राइट। तो देखो यहाँ क्या बताता है लुईस डॉट स्ट्रक्चर। लुईस डॉट स्ट्रक्चर की हेल्प से आप क्या करते हो कि जितने भी आपके जो मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स होंगे उनके बॉन्ड्स आपको रिप्रेजेंट किए जाएंगे कि उनकी बॉन्डिंग कैसी है, सिंगल बॉन्ड है या कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड है ना, और कितने एटम्स हैं उनकी बॉन्डिंग कैसी है अलोंग विथ इट्स लोन पेयर, है ना। देखो ये क्या है आपका, ये जो होते हैं वो क्या है, आपकी बॉन्ड है, और ये जो दो आपको दिख रहे हैं दो इलेक्ट्रॉन, ये सारे क्या है, लोन पेयर। ये सब तो आपको पता ही होगा, है ना, केमिकल बॉन्डिंग में हम पढ़ते हैं। ये क्या है, लोन पेयर, और ये क्या है, आपके जो बॉन्ड्स हैं। तो अगर आपको इस तरीके से दिया हुआ है लुईस डॉट स्ट्रक्चर, इस तरीके से भी आप डिनोट कर सकते हो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, ठीक है। चलो ये तो बात हो गई। थर्ड वे जो है वो है कंडेंस्ड फॉर्मूला। कंडेंस्ड फॉर्मूला, ठीक है। देखो कंडेंस्ड फॉर्मूला में क्या होता है कि जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर था उसमें आपको सीधे सीधे बॉन्ड दिख रही थी, है ना। कंडेंस्ड फॉर्मूला में आपको बॉन्ड्स नहीं दिखती, आपको बॉन्ड्स नहीं दिखाते, वो सिंपली आपको कंडेंस्ड करके दे दिए होते हैं कि CH3 के साथ आगे देखो CH2 लगा हुआ है, CH2 के आगे कौन, OH कनेक्टेड है, लेकिन आपको वो बॉन्ड नहीं दिखाते, सारे के सारे बॉन्ड ओपन करके नहीं दिखाते। ये होता है आपका कंडेंस्ड फॉर्मूला। कंडेंस्ड मतलब क्या, सिकुड़ना, है ना, या मिनिमाइज होना। तो ये सारी क्या है, कंडेंस्ड फॉर्मूले। अच्छा ये देखो, ऐसा अगर कुछ आपको फॉर्मूला दिया हो, ये आपका क्या है, कंडेंस्ड फॉर्मूला। ये जो CH2 उसके बाद होल ब्रैकेट पर क्या है 6, इसका क्या मतलब हुआ, तो देखो बेटा CH2 होल 6 का मतलब क्या है, तो पहले तो देखो CH3 लिखा हुआ है, तो ये आपका हो गया CH3, उसके आगे क्या लिखा हुआ है CH2, है ना, और CH2 को कितने बार लिखा हुआ है 6 टाइम्स। मतलब आपको क्या करना है, CH2 को 6 टाइम्स लिखना है। जैसे कि ये तो हो गया फर्स्ट, देन सेकंड, देन ये हो गया थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड ये सिक्स्थ, ठीक है। तो ये 6 टाइम्स आपने CH2 को लिखा, देन आगे कौन लगा हुआ है CH3, तो यहाँ पर आप क्या लिख दोगे CH3। तो ये इसका ओपन स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। ये इसका ओपन फॉर्म है, ओपन स्ट्रक्चर जहाँ पे आप बॉन्ड दिखा रहे हो, जो कनेक्टिविटी है वो आप शो कर रहे हो, और ये जो था इसका कंडेंस्ड स्ट्रक्चर था। क्लियर है। चलो इसके आगे अब एक और चीज आपको देखने को मिल सकती है, बॉन्ड लाइन नोटेशन, ठीक है, या बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर भी जिसको बोलते हैं। तो यहाँ बॉन्ड लाइन में क्या होता है, देखो होगा क्या, आपको एक लाइन रिप्रेजेंट की जाएगी, या आप जो भी आपको जो स्ट्रक्चर होता है उसको लाइन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो, ना कि ऐसा कार्बन हाइड्रोजन ऐसा पूरा लिख करके, ठीक है। तो देखो होता कैसा है, ये जो लाइन होती है, ठीक है, इस पे आपको 2 डॉट्स दिखेंगे। मैं बताने के लिए बता रही हूँ, डॉट्स नहीं दिखते, ठीक है, लेकिन अभी आपको समझाने के लिए बता रही। ये जो लाइन के जो 2 एंड्स होते हैं ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, कार्बन एटम, ठीक है। ये जो लाइन के जो 2 एंड्स हैं वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा, कार्बन एटम, ठीक है। ये एक कार्बन एटम है, ये एक कार्बन एटम है, राइट। अच्छा कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, हमने देखा 4 बॉन्ड बनाता है ना। इस कार्बन एटम ने एक बॉन्ड तो बना लिया, अब बाकी के 3 बॉन्ड कौन बना रहा होगा, तो ये आपको अंडरस्टूड है। अब आप लोग हमेशा याद रखना कि जो अगर कार्बन के साथ कोई बॉन्ड दिखा रहा है मतलब वो तो बॉन्ड है, वहां पर तो कोई हाइड्रोजन नहीं है। लेकिन अगर कार्बन के साथ अगर एक्स्ट्रा बॉन्ड बचे हुए हैं, जैसे कि यहाँ पर एक बॉन्ड तो है, बाकी के 3 बॉन्ड बचे हुए हैं, तो उसको जो फुलफिल कर रहा होगा वो अंडरस्टूड है कि हाइड्रोजन एटम कर रहा होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर कार्बन के साथ एक बॉन्ड बन चुका है कार्बन का, तो बाकी के 3 बॉन्ड कौन बना रहा होगा, हाइड्रोजन एटम। और यहाँ पर कार्बन का भी एक बॉन्ड बन चुका है इस वाले कार्बन एटम के साथ, तो बाकी के 3 बॉन्ड कौन बना रहा होगा, हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो ये आपकी जो सिंगल एक लाइन थी उसने क्या डिनोट किया, C2 1 2, है ना, 1 2 और 1 2 3 4 5 6, मतलब
C2H6 को आप इस तरीके से डिनोट करते हो। क्या किया, सीधी सी एक लाइन बना दी। तो यही था आपका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर या फिर क्या बॉन्ड लाइन नोटेशन, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन जिसको बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। जैसे कि मान लो आपको CH3 CH2 CH2 Cl इस तरीके का कोई कंपाउंड दिया हुआ है ना। आपको यहाँ पर अगर बोल दिया जाए कि इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर क्या होगा, राइट। तो देखो लिखोगे कैसे आप या कैसे रिप्रेजेंट करोगे। तो देखो बेटा सिंपली आपको क्या करना है, एक CH3, ये CH3 क्या डिनोट कर रहा है, ये वाला मैंने क्या कहा, एक लाइन के एंड्स में 2 कार्बन एटम होते हैं ना। तो इस लाइन के एंड पे पहला वाला कार्बन एटम ये हो गया, और ये जो सेकंड वाला कार्बन एटम था वो ये था, है ना। अब इसके आगे कौन कनेक्टेड है, एक और कार्बन एटम, तो एक और कार्बन एटम बन गया, ये हो गया ये थर्ड वाला कार्बन एटम, ठीक है। अब इसके आगे कौन कनेक्टेड है, क्लोरीन, तो ये हो गया आपका क्लोरीन। क्लियर है, एक कार्बन एटम, 2 कार्बन एटम, 3 1 2 3 1 2 3 3 कार्बन एटम है, एंड नेक्स्ट जो कनेक्टेड है वो क्या है आपका क्लोरीन। तो क्लोरीन को आप इस तरीके से डिनोट करोगे, ठीक है। आपको इसमें जो नहीं दिखेगा वो होता है कार्बन एटम एंड हाइड्रोजन एटम, आप उसको ओमिट करके लाइन के थ्रू ड्रॉ करते हो, है ना। और अगर कोई और एटम है कार्बन या फिर हाइड्रोजन के अलावा तो उसको आप प्योरली लिख कर बताओगे, जैसे कि हमने क्लोरीन को यहाँ पर लिख कर बताया, है ना। तो यही बात होने वाली है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में या बॉन्ड लाइन नोटेशन में। देखो जैसे कि ये सारे एग्जांपल्स हैं, इसके लिए आपको बॉन्ड लाइन नोटेशन लिखनी है, ठीक है। किस तरीके से लिखोगे, देखो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 4 कार्बन है, 4 कार्बन आप ड्रॉ कर लो, 1 2 3 4 1 2 3 4 हो गए 4 कार्बन। अब देखो 1 2 सेकंड कार्बन पर, या इधर से काउंट कर लो, 1 2 3 थर्ड कार्बन पर क्या लगा हुआ है आपका OH ग्रुप, है ना। तो क्या करोगे 1 2 3 थर्ड कार्बन पर आपको क्या कर दोगे, OH ग्रुप को लगा दोगे। यही हो गया आपका सिंपल सा बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, है ना। चलो और भी कोई एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। जैसे कि यहाँ पर है टोटल कितने कार्बन एटम है, 1 2 3 4, क्या कर लो 1 2 1 2 3 एंड 4, ठीक है। 4 कार्बन एटम ने ड्रॉ कर लिया, 1 2 3 4। अब देखो कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन लगा हुआ है और कौन है, एक ऑक्सीजन, है ना। तो देखो कार्बन और ऑक्सीजन की बॉन्डिंग कैसे होती है, डबल बॉन्ड वाली होती है, ये आप लोग को पता होगा। कार्बन और ऑक्सीजन की बॉन्डिंग कैसी होती है, डबल बॉन्ड वाली होती है ना। अच्छा कार्बन ने एक बॉन्ड किसके साथ बनाया, पीछे वाले कार्बन के साथ, एक बॉन्ड किसके साथ बनाया, हाइड्रोजन के साथ। तो बचे बॉन्ड, 2 बॉन्ड कौन बना रहा होगा, ऑक्सीजन। अब तो समझ में आ गया होगा, राइट। अब देखो क्या होगा, कार्बन और हाइड्रोजन को तो आप डिनोट नहीं करते, लेकिन ऑक्सीजन को आप डिनोट करोगे, है ना। तो ऑक्सीजन को आप कैसे डिनोट करोगे, यहाँ कार्बन तक तो ठीक है 1 2 3 4 1 2 3 4, और इस वाले कार्बन एटम पर आपको जो कनेक्टेड है वो है ऑक्सीजन एटम, है ना। ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन कैसे कनेक्टेड है, डबली बॉन्डेड, तो ये डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन एटम, ये हो गया, ठीक है। यही आपको सिंपल सा काम करना था, कुछ नहीं, बस कि आपको देखना है कि कार्बन और हाइड्रोजन को आप डिनोट नहीं करने वाले हो, है ना। तो आप क्या किए, इधर तक तो सिंपल सी बॉन्ड थी, 4 कार्बन एटम थे, 1 2 3 4, आपने 4 कार्बन एटम बना दिए, और जो 4th कार्बन था उस पर एक ऑक्सीजन कनेक्टेड था, वो भी क्या था, डबली बॉन्डेड था। वो दिख नहीं रहा, लेकिन आप जब लुईस डॉट स्ट्रक्चर सारा सीख जाओगे, है ना, तो आपको बहुत ईजी होगा इनको पहचानना, ठीक है। इसलिए मैंने कहा कि आप पहले लुईस डॉट स्ट्रक्चर भी अच्छे से सीख कर आइए, राइट। चलो यहाँ पर जो डबल बॉन्डेड बनेगा जो ऑक्सीजन है, क्योंकि ये कार्बन और हाइड्रोजन एटम के अलावा कोई दूसरा एलिमेंट है, इसलिए आपने इसको यहाँ पर डिनोट किया, ठीक है। चलो कोई दूसरा एग्जांपल, जैसे कि ये, इसके लिए जो बॉन्ड लाइन नोटेशन होगी वो कैसी होगी। तो देख लो टोटल कितने कार्बन एटम है, 1 2 3 4, सिंपली क्या करो 1 2 3 4, 4 कार्बन एटम हो गए, 1 2 3 4, है ना। सेकंड कार्बन पर आपका क्या लगा हुआ है, क्लोरीन ग्रुप, तो ये आपका क्लोरीन ग्रुप यहाँ पर आ गया। 4th कार्बन पर, मतलब क्या, इधर से फर्स्ट कार्बन पर क्या लगा हुआ है, NH2, आप क्या करोगे, सिंपली इसको NH2 ये लगा दिए, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, 4 कार्बन से कौन लगा हुआ है आपका NH2, तो ये इसका क्या हो गया, बॉन्ड लाइन नोटेशन। क्लियर है, अब समझ में आ गया। चलो
और भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं, कर लेते हैं, अच्छी बात है, प्रैक्टिस हो जाएगी आप लोग की। ठीक है, चलो कोशिश करो या तो कि आप वीडियो को पॉज कर लो, देन आप अपने से प्रैक्टिस करके इसको बनाओ, देन आप जब मैं आप लोग को बताऊंगी तो वेरीफाई कर लो, नहीं तो अभी भी समझ में नहीं आया अगर तो फिर से एक बार सीख लो। ठीक है, चलो देखो CH3 CH2 CH, देन 4 टाइम्स CH2 लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप तो पहले तो इसको एक्सपांड कर लो, जो कंडेंस्ड फॉर्म पे है इसको आप पहले क्या कर लो, एक्सपांड कर लो, CH3 CH2, देन क्या है आपका CH, देन CH3 एंड देन CH2 4 टाइम्स, 1 2 3 एंड 4 एंड देन क्या है आपका CH3। ठीक है, अब क्या करना है आपको, इसके लिए बॉन्ड लाइन नोटेशन बनानी है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनानी है। किस तरीके से बन सकती है देखो, कैसा होगा, कितने टोटल कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन है, ड्रॉ कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया आपके 8 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, है ना। और किस कार्बन पर ब्रांच लगी हुई है, 1 2 3, थर्ड कार्बन पर आपके एक CH3 ग्रुप लगा हुआ है, तो 1 2 3 थर्ड कार्बन पर आपको क्या लगा हुआ है, एक CH3 ग्रुप। आप इसको लिखोगे नहीं, ठीक है, इसको नहीं लिखना, CH3 को आप यहाँ पे अलग से ऐसे CH3 नहीं लिखोगे, ये सिंपली जो आप ब्रांच लगी हुई है, आपको पता है कि ये जो लास्ट एंड है वो क्या है, कार्बन एटम CH3 है ना, तो ये आपको अंडरस्टूड हो जाएगा कि यहाँ पर CH3 लगा हुआ है। ठीक है, अच्छा आप लोग को अगर कुछ और कंफ्यूजन हो आप लोग लिख सकते हो कि ये जो टर्मिनल कार्बन्स हैं, ये जो लास्ट वाले जो कार्बन एटम्स हैं ये वाले, ठीक है, ये जो टर्मिनल कार्बन्स हैं ये वाले, ठीक है, ये क्या डिनोट करते हैं, टर्मिनल कार्बन एटम्स डिनोट CH3 ग्रुप। ठीक है, मतलब क्या, जो आपकी एंडिंग हो रही है, जो लाइन की जो भी एंड्स है, आपको समझ में मतलब आ जाएगा कि वहां पर आपका क्या लगा हुआ है, CH3 ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, तो ये थी इस वाले कंपाउंड के लिए इसका जो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर होने वाला था। अब चलो देखो, यहाँ पर बहुत सिंपल सा दिया हुआ है कि इसके लिए आपको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनानी है या बॉन्ड लाइन नोटेशन बनानी है ना। क्या करोगे आप, देखो कार्बन एटम को आप शो तो करते नहीं हो, सिंपली क्या करोगे, कुछ इस तरीके का, यही हो जाएगा, यही होगा आपका बॉन्ड लाइन, है ना। 3 कार्बन एटम्स है, 1 2 3 और CH2, हाइड्रोजन भी आप नहीं दिखाते हो, हाइड्रोजन अंडरस्टूड है, कैसे अंडरस्टूड है, देखो इस कार्बन एटम ने, इस वाले जो टॉप वाला कार्बन एटम, इसने क्या किया है, 2 बॉन्ड बनाए हैं किसके साथ, अदर 2 कार्बन एटम्स के साथ, है ना। तो इस कार्बन एटम ने 2 बॉन्ड तो बना लिए, बाकी के 2 बॉन्ड कौन बना रहा होगा, हाइड्रोजन एटम। इस कार्बन एटम ने भी आगे और इधर 2 बॉन्ड बना लिए कार्बन एटम के साथ, तो बाकी के 2 बॉन्ड कौन बना रहा होगा बेटा, हाइड्रोजन एटम। और यहाँ पर भी 2 बॉन्ड कौन बना रहा होगा, हाइड्रोजन एटम, राइट। तो ये तो आपको समझ में आ गया, हाइड्रोजन एटम आपको दिखाना नहीं है लेकिन वो अंडरस्टूड है, मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया है कि इस तरीके से जो हिडन हाइड्रोजन है वो होते हैं। ठीक है, चलो इसको मैं रब कर दूं, तो ये हो गई इसकी बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर या बॉन्ड लाइन नोटेशन। आई होप आप लोग इसको अब क्लियर कर लिए होंगे या बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर आप लोग अब ड्रॉ कर पाओगे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, डिग्री ऑफ कार्बन एटम। अब यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, चलो एक्चुअल टॉपिक, अभी तक भी एक्चुअल था, ठीक है, अब ज़्यादा अच्छा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। तो देखो डिग्री ऑफ कार्बन एटम आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, बहुत ज़्यादा काम आता है, कहाँ पर, ये जो अभी कंपाउंड्स पढ़ोगे आप और इसके आगे के जो टॉपिक्स हैं जो आइसोमेरिज्म वगैरह, वहाँ पे आपको ये जो डिग्री ऑफ कार्बन एटम है बहुत यूजफुल है। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझ लीजिए आप लोग। देखो जो कार्बन एटम होते हैं उसकी जो डिग्री है, ये बोला गया है कि ये 4 तरीके के होते हैं, मतलब जो कार्बन एटम होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, किस किस टाइप के होते हैं, तो देखो एक तो होता है 1 डिग्री, जो सेकंड टाइप है वो है 2 डिग्री, थर्ड टाइप 3 डिग्री एंड फोर्थ 4 डिग्री। ठीक है, जो 1 डिग्री होता है उसको बोलते हैं प्राइमरी कार्बन,
प्राइमरी कार्बन। जो सेकंड डिग्री होता है उसको बोलते हैं सेकेंडरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन। जो थर्ड डिग्री होता है उसको बोलते हैं टर्शियरी कार्बन, और जो फोर्थ डिग्री होता है उसको बोलते हैं क्वाटरनरी कार्बन, क्वाटरनरी कार्बन। ठीक है, ये हो गया आपके 4 टाइप्स होते हैं। अब इसको आप कैसे देखोगे या कौन से कार्बन होते हैं प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, तो ये देखो, देखो बेटा, जो प्राइमरी कार्बन होंगे वो कैसे कार्बन होंगे, अगर कोई कार्बन एटम, अगर कोई कार्बन एटम सिर्फ एक ही कार्बन एटम से बॉन्डेड है, ठीक है, तो ये कार्बन एटम क्या कहलाएगा, आपका प्राइमरी कार्बन एटम। क्लियर। अच्छा, अगर कोई कार्बन एटम 2 कार्बन एटम से बॉन्डेड है, जैसे कि ये 2 बॉन्ड किसके साथ बनाए हुए, 2 कार्बन एटम के साथ बनाए हुए, तो ये कौन सा कार्बन कहलाएगा, आपका सेकेंडरी कार्बन। क्लियर है। अच्छा, अगर किसी कार्बन एटम ने 3 कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बनाए हैं तो ये क्या कहलाएगा, टर्शियरी कार्बन एटम। और अगर कार्बन ने अपने चारों के चारों बॉन्ड कार्बन एटम्स के साथ ही बना लिए तो ये क्या कहलाएगा, आपका क्वाटरनरी कार्बन एटम। क्लियर है। तो ये था आपका 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री कार्बन एटम या 4 डिग्री कार्बन एटम, है ना। तो आप कैसे पहचानोगे कि आपको बस सिंपली ये देखना है कि जो आपका कार्बन एटम है वो आगे कितने कार्बन एटम से कनेक्टेड है। ठीक है, अगर 1 से है, एक ही कार्बन से कनेक्टेड है तो प्राइमरी, 2 कार्बन से कनेक्टेड है तो सेकेंडरी, 3 कार्बन से कनेक्टेड है तो टर्शियरी, एंड 4 कार्बन से कनेक्टेड है तो क्वाटरनरी। क्लियर है। चलो, अच्छा एक और बात, ये अंडरस्टूड है ना अब, कि देखो अगर ये कार्बन एटम एक बॉन्ड बनाया हुआ है, कार्बन टोटल 4 बॉन्ड बनाता है ना, तो बाकी के 3 बॉन्ड कौन बना रहा होगा, हाइड्रोजन एटम। और इस कार्बन एटम के लिए भी बाकी के 3 बॉन्ड कौन बना रहा होगा, हाइड्रोजन एटम, है ना। एक बॉन्ड तो कार्बन के साथ बना लिए, बाकी के 3 बॉन्ड कौन बना रहा होगा, हाइड्रोजन एटम। यहाँ पर भी देख लो, इस कार्बन एटम ने 2 बॉन्ड किसके साथ बनाए हैं, कार्बन के साथ, तो 2 बॉन्ड की जगह बाकी है, वो आपको दिख नहीं रहा, लेकिन वो अंडरस्टूड है कि बाकी के 2 बॉन्ड कौन बना रहा होगा, हाइड्रोजन एटम। ठीक है, और यहाँ पर कार्बन ने एक ही कार्बन के साथ बॉन्ड बनाए, तो बाकी के 3 बॉन्ड कौन बना रहा होगा, हाइड्रोजन एटम। और यहाँ पर भी बाकी के 3 बॉन्ड कौन बना रहा होगा, हाइड्रोजन एटम। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखो, इस कार्बन एटम ने 3 बॉन्ड बनाए हुए, एक बॉन्ड की जगह खाली है, एक बॉन्ड कौन बना रहा होगा, हाइड्रोजन। यहाँ एक बॉन्ड बनाया कार्बन ने, तो बाकी के 3 बॉन्ड हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 3 हाइड्रोजन, और यहाँ पर भी क्या, 3 हाइड्रोजन। ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर बाकी के लिए तो समझ में आ गया, लेकिन अब कार्बन ने क्योंकि चारों के चारों बॉन्ड कार्बन एटम के साथ बना लिए हैं, तो इसके पास तो हाइड्रोजन की कोई जगह बची ही नहीं, है ना। तो क्वाटरनरी कार्बन के साथ कोई भी हाइड्रोजन एटम अटैच्ड नहीं होगा, सारे के सारे कैसे होंगे, कार्बन एटम ही अटैच्ड होंगे। क्लियर है। चलो, अब देखो यहीं पे बता देती हूँ आप लोग को, अगर आपसे पूछ लिया जाए, आपने तो अभी क्या देखा, डिग्री ऑफ कार्बन एटम, है ना। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आप हाइड्रोजन एटम की डिग्री बता दीजिए, कार्बन की नहीं, हाइड्रोजन एटम की डिग्री बताइए, तो आप कैसे बताओगे। सिंपली आपको कुछ नहीं करना, जिस कार्बन एटम की उसने बात करी है, मतलब क्या, जिस भी हाइड्रोजन एटम से हाइड्रोजन एटम की डिग्री आपसे पूछ रहा होगा, आप क्या करोगे, आप सिंपली देखोगे कि जो हाइड्रोजन एटम है जिस कार्बन एटम से कनेक्टेड है वो कितने कार्बन एटम से कनेक्टेड है। ठीक है, मतलब क्या, फॉर एग्जाम्पल मुझसे अगर इस वाले हाइड्रोजन, जैसे कि देखो कार्बन ने क्या किया है, 3 बॉन्ड बनाए हुए हाइड्रोजन के साथ, है ना। अगर मुझसे पूछ लिया कि इस वाले हाइड्रोजन एटम की डिग्री बताओ, ठीक है, मतलब इन तीनों में से किसी एक हाइड्रोजन एटम की डिग्री बता दो, तो आप क्या करोगे, सिंपल सा, आपको बस ये चेक करना है कि जो हाइड्रोजन एटम है जिसकी बात हो रही है वो जिस कार्बन एटम के साथ कनेक्टेड है वो आगे कितने कार्बन एटम के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, तो देखो कैसा होगा, ये जो हाइड्रोजन एटम है इन तीनों में से एक, वो जिस कार्बन के साथ कनेक्टेड है वो आगे सिर्फ एक ही कार्बन एटम के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये जो कार्बन एटम है वो कैसा है, 1 डिग्री है, तो ये हाइड्रोजन भी क्या हो जाएगा, 1 डिग्री, मतलब ये तीनों हाइड्रोजन ही क्या हो जाएंगे, 1 डिग्री, क्योंकि वो तीनों ही हाइड्रोजन जिस कार्बन एटम के साथ कनेक्टेड है वो सिर्फ आगे एक ही कार्बन एटम के साथ कनेक्टेड है ना। देखो यहाँ भी देख लो,
अगर मुझसे इन दोनों में से, मतलब ये जो दो हाइड्रोजन है, इन दोनों में से हाइड्रोजन कोई भी एक हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं, अगर उस मुझसे पूछ लिया जाए या आपसे पूछ लिया जाए कि ये जो हाइड्रोजन एटम है इसकी डिग्री बता दीजिए, आप क्या करोगे? ये जो हाइड्रोजन एटम है आपको बस ये देखना है कि वो किस कार्बन से कनेक्टेड है, ठीक है, और वो जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो आगे कितने कार्बन से कनेक्टेड है। तो देखो, ये जो हाइड्रोजन एटम जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो आगे कितने कार्बन से कनेक्टेड है? 2 कार्बन एटम से कनेक्टेड है ना। तो इस कार्बन एटम की डिग्री क्या है? 2 डिग्री। तो इस हाइड्रोजन एटम की भी डिग्री क्या हो जाएगी? 2 डिग्री। ठीक है, तो आपको बेसिकली अब समझ में आ गया होगा कि जो अगर हाइड्रोजन एटम की डिग्री पूछी जाए तो डिपेंड करती है कि वो खुद किस कार्बन एटम से कनेक्टेड है और उस कार्बन एटम की डिग्री क्या है। ठीक है, जैसे कि इस वाले कार्बन एटम की डिग्री क्या है? 3 डिग्री। तो इस हाइड्रोजन एटम की भी डिग्री क्या हो जाएगी? 3 डिग्री। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात, 4 डिग्री हाइड्रोजन एटम एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि जो 4 डिग्री कार्बन एटम होता है उसके पास जो हाइड्रोजन एटम की तो जगह ही नहीं होती बॉन्ड बनाने के लिए, है ना। तो अब जो 4 डिग्री कार्बन एटम होता है वो एग्जिस्ट नहीं करता, सिर्फ प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी हाइड्रोजन एटम एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, मैं आपको एक पॉइंट लिख कर भी दे देती। फोर डिग्री हाइड्रोजन एटम डजंट एग्जिस्ट। ठीक है, तो एग्जिस्ट कौन करते हैं? 1 डिग्री, 2 डिग्री 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री हाइड्रोजन एटम। ठीक है, ओनली 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री हाइड्रोजन एटम। ओके, देखो अब यहाँ से आपको समझ में आ गया कि अगर आपसे कार्बन एटम या फिर हाइड्रोजन एटम की डिग्री पूछ ली जाए तो आप इजीली बता सकते हो, है ना। बस आपको सिंपली क्या चेक करना है कि आगे कौन कितने कार्बन एटम से कनेक्टेड है। ठीक है, चलो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिसमें आपको बताना है कि डिग्री ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, या डिग्री ऑफ कार्बन एटम क्या है, या फिर डिग्री ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या है। ठीक है, तो या तो आप इस वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करो, ठीक है, और उसके बाद जब थोड़ी देर बाद मैं जब वेरीफाई कर रही होंगी, सॉल्यूशंस बता रही होंगी, तब फिर आप अपने आंसर्स चेक कर लो, या फिर अगर आपको एक आध एग्जाम्पल देखना है तो मेरे साथ साथ चलो। ठीक है, देखो ये जो कार्बन एटम, जो फर्स्ट वाला कार्बन एटम है वो आगे कितने कार्बन एटम से कनेक्टेड है बेटा? ये वाला कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन एटम से कनेक्टेड है ना। तो इस वाले कार्बन एटम क्योंकि एक ही कार्बन एटम से कनेक्टेड है इसलिए इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 1 डिग्री। ठीक है, जो सेकंड वाला कार्बन एटम है वो कितने कार्बन एटम से कनेक्टेड है? तो देखो 1, 2 एंड 3 कार्बन एटम, 1, 2 एंड 3 कार्बन एटम। तो इस वाले कार्बन एटम की जो डिग्री होगी वो क्या होगी? 3 डिग्री। 3 कार्बन एटम से कनेक्टेड है इसलिए क्या हो जाएगी इसकी डिग्री? 3 डिग्री, है ना। अच्छा, इस वाले कार्बन एटम जो थर्ड कार्बन एटम है इसके लिए अगर आपसे पूछी जाए कि इसकी डिग्री क्या है, तो देख लो ये जो कार्बन एटम है वो सिर्फ 1 एंड 2, दो ही कार्बन एटम से कनेक्टेड है, 1 एंड 2, इसलिए जो ये जो बीच वाला कार्बन एटम है उसके लिए जो डिग्री हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? 2 डिग्री, क्योंकि वो दो ही कार्बन एटम से कनेक्टेड है। और ये वाले जो कार्बन एटम है ये कितने कार्बन एटम से कनेक्टेड है? 1, 2, 3, 4, चारों के चारों बॉन्ड किसके साथ बना लिए? कार्बन एटम्स के साथ, है ना। तो इस वाले कार्बन एटम की डिग्री कितनी हो जाएगी? 4 डिग्री। क्लियर है? देखो अच्छा, और भी कार्बन एटम्स बाकी है यहाँ पर, जैसे कि ये टर्मिनल्स वाले, आपको दिख रहा है कि ये आगे सिर्फ एक ही कार्बन एटम से कनेक्टेड है तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 1 डिग्री। ये वाला जो कार्बन एटम है वो आगे सिर्फ एक ही कार्बन एटम से कनेक्टेड है, यहाँ पर एक ही कार्बन एटम से कनेक्टेड है इसलिए इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 1 डिग्री। इस कार्बन एटम की भी डिग्री क्या हो जाएगी? 1 डिग्री। एंड इस कार्बन एटम की डिग्री क्या हो जाएगी? 1 डिग्री। मतलब जितने भी टर्मिनल्स जो CH3 ग्रुप होते हैं, जो लास्ट वाले होते हैं, इनकी डिग्री क्या होती है? 1 डिग्री होती है। ठीक है, चलो तो आपको ये तो समझ में आ गया कि 1 डिग्री कार्बन एटम, 1 डिग्री कार्बन एटम कितने हैं आपके इस कंपाउंड में? 1, 2, 3, 4, 5, 5 है। 2 डिग्री कार्बन एटम कितने हैं? एक ही है ना। 3 डिग्री कार्बन एटम कितने हैं इस कंपाउंड पे? एक ही है। और 4 डिग्री कितने कार्बन एटम्स हैं? एक ही है ना। 4 एक ही है, 3 एक है, 2 डिग्री भी एक ही है, और 1 डिग्री कितने हैं? 5 है।
अच्छा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कितने हाइड्रोजन एटम, मतलब प्राइमरी हाइड्रोजन एटम कितने हैं, तो जितने प्राइमरी कार्बन है वहां पर आप हाइड्रोजन एटम्स काउंट कर लो, आपको प्राइमरी हाइड्रोजन आपको पता चल जाएंगे, है ना। तो देखो ये जो हाइड्रोजन एटम जिस कार्बन से लगे थे वो क्या है 1 डिग्री, तो ये हाइड्रोजन एटम्स भी कितने होंगे 1 डिग्री होंगे, है ना। और ऐसे 1 डिग्री वाले कार्बन एटम कितने हैं 1 2 3 4 5, और सबके साथ 3 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, है ना। तो 5 × 3 15, देख लो 3 6 9 12 एंड 15, जितने 1 डिग्री कार्बन है उनके हाइड्रोजन भी क्या होंगे 1 डिग्री। कितने हाइड्रोजन हो गए आपके 15 हाइड्रोजन। तो 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं बेटा 15 हाइड्रोजन है। 2 डिग्री हाइड्रोजन की बात की जाए, 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने, तो 2 डिग्री कार्बन एटम को आप चेक करो कि 2 डिग्री कार्बन एटम कितने, एक ही है और उसके साथ 2 ही हाइड्रोजन एटम अटैच्ड थे, है ना। इसलिए 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम भी कितने हो जाएंगे 2 ही रहेंगे या 2 ही रह जाएंगे, है ना। 3 डिग्री हाइड्रोजन एटम कितने हैं, तो 3 डिग्री कार्बन एटम आप देख लो एक ही है और उसके साथ एक ही हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इसलिए 3 डिग्री हाइड्रोजन एटम भी क्या है सिर्फ एक ही है। और 4 डिग्री हाइड्रोजन एटम तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है, ठीक है। तो इस वाले स्ट्रक्चर के लिए आपको अब क्लियर हो गया होगा कि 1 डिग्री और ये जो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी कार्बन कैसे निकालते हैं, या फिर अगर हाइड्रोजन की बात करें तो वो भी आप कैसे सॉल्व कर पाओगे, है ना। ठीक है, चलो आगे के जो एग्जाम्पल्स हैं इसको सॉल्व करके कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पर अगर आपसे डिग्री ऑफ कार्बन एटम पूछी जाए तो देखो जो फर्स्ट वाला कार्बन एटम है वो आगे कितने कार्बन एटम से कनेक्टेड है, एक ही कार्बन एटम से, तो इस फर्स्ट वाले कार्बन एटम की डिग्री कितनी हो जाएगी 1 डिग्री, है ना। इस वाले कार्बन एटम आगे कितने कार्बन एटम से कनेक्टेड है 2 कार्बन एटम से, इसलिए इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 2 डिग्री। और ये वाला कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन एटम से कनेक्टेड है, इसलिए इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 1 डिग्री। क्लियर है। अब देखो यहाँ सेम उसके जैसा कि आगे सिर्फ एक ही कार्बन एटम से कनेक्टेड है, इसलिए इसकी डिग्री क्या हो गई 1 डिग्री। ये आगे पीछे 2 कार्बन एटम से कनेक्टेड था, इसलिए इसकी डिग्री क्या हो गई 2 डिग्री, और इसकी डिग्री क्या हो गई 1 डिग्री, ठीक है। अच्छा यहाँ देखो ये आगे कितने कार्बन एटम से कनेक्टेड है 1 डिग्री, ये 1 और 2, तो इसके लिए क्या हो जाएगा 2 डिग्री। और ऑक्सीजन के लिए तो हम देखते ही नहीं, कार्बन और हाइड्रोजन के लिए बात कर रहे हैं, है ना। तो ये सारी जो आपके एग्जांपल्स थे, अब मेरे को लगता है कि आप लोग डिग्री ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम इजीली फाइंड आउट कर पाओगे, ठीक है। और भी एग्जांपल्स हैं, हम जब क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होंगे बहुत सारे एग्जांपल्स मैं लेकर आऊंगी, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे आपको बताना है, अब जो अभी तक तो आप देख रहे थे कि जो सिंपल सी चेन वाली स्ट्रक्चर थी, अब जो है रिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है। रिंग स्ट्रक्चर में आपको चेक करना है कि इसमें जो कार्बन एटम्स हैं, ये तो आपको क्लियर होगा ना कि यहाँ पे जो एटम्स हैं ये सारे क्या हैं आपके कार्बन एटम्स हैं, ये सारे क्या आपके कार्बन एटम्स हैं, है ना। तो इनकी आपको डिग्री बतानी है। तो देखो ये वाला जो कार्बन एटम है ये आगे कितने कार्बन एटम से कनेक्टेड है बेटा 1 और 2, है ना। कार्बन की चेन है, आप कार्बन से बॉन्ड को शो करते हो बॉन्ड लाइन नोटेशन में, है ना। तो देखो इस कार्बन एटम से कौन कौन कनेक्टेड है, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, मतलब आगे 2 कार्बन कनेक्टेड है, तो इस वाले कार्बन एटम की डिग्री क्या हो जाएगी 2 डिग्री। क्लियर है। अच्छा इस वाले कार्बन एटम को देखो, इधर एक कार्बन इधर एक कार्बन, तो इसकी डिग्री भी क्या हो गई 2 डिग्री, इसकी डिग्री भी क्या हो जाएगी 2 डिग्री, और यहाँ तक तो सबकी डिग्री क्या रहेगी 2 डिग्री ही रहेगी, ठीक है। यहाँ देखो ये कितने कार्बन एटम से कनेक्टेड है 1 2 और 3। मैंने कहा था कि जो टर्मिनल्स होते हैं वो क्या होते हैं, क्या रिप्रेजेंट करते हैं CH3। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया हो कि ये लाइन के एंड पर क्या है एक CH3, मतलब एक कार्बन एटम है ना। तो 1 2 और 3 3 कार्बन है, तो इस वाला जो ये वाला जो कार्बन एटम है ये वाला, इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 3 डिग्री, ठीक है। इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 3 डिग्री। और ये जो एंड में जो कार्बन एटम है ये क्योंकि सिर्फ एक ही कार्बन एटम से कनेक्टेड है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 1 डिग्री, ठीक है। ये क्लियर हो गया। चलो अब देखते हैं, ये एक स्ट्रक्चर है, इसके लिए आपको देखना है कि डिग्री बतानी है, ठीक है। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है, इसमें आपको बताना है कि हर एक कार्बन एटम की डिग्री क्या है। देखो
फर्स्ट वाला जो कार्बन है, ये फर्स्ट वाला कार्बन, ये आगे कितने कार्बन से कनेक्टेड है, एक ही कार्बन एटम से, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 1 डिग्री, है ना। ये वाला जो कार्बन एटम है सेकंड वाला, ये कितने कार्बन एटम से कनेक्टेड है, देखो 1 2 एंड 3, ये जो कार्बन एटम है ये वाला 1 2 एंड 3 तीन कार्बन एटम से कनेक्टेड है, इसलिए इस वाले कार्बन एटम की डिग्री कितनी हो जाएगी 3 डिग्री, ठीक है। और ये क्योंकि जो टर्मिनल है यहाँ पर जो CH3 है वो सिर्फ एक ही कार्बन से कनेक्टेड है, इसलिए इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 1 डिग्री। ये तो समझ में आ गया है ना। आगे बढ़ते हैं, देखो यहाँ पर जो कार्बन एटम है ये कितने कार्बन एटम से कनेक्टेड है 1 2 एंड 3, तो इस वाले कार्बन एटम की भी डिग्री कितनी हो गई 3 डिग्री, राइट। इस कार्बन की डिग्री कितनी हो गई 3 डिग्री, और ये वाला जो कार्बन एटम है इसकी डिग्री क्या हो गई 1 डिग्री, राइट। अच्छा यहाँ पर देख लो, ये जो कार्बन एटम है 1 2 3 4 चारों तरफ इसके कार्बन है, इधर भी यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, है ना। तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 4 डिग्री, और ये जो टर्मिनल्स हैं उनकी डिग्री क्या हो जाएगी 1 डिग्री, क्योंकि मैंने कहा टर्मिनल्स की डिग्री कितनी होती है 1 डिग्री। कैसे, क्योंकि ये क्या सिर्फ एक ही कार्बन एटम से कनेक्टेड है, यहाँ भी सिर्फ एक ही कार्बन एटम से कनेक्टेड है। यहाँ पर देख लो, ये जो कार्बन एटम है 1 2 3 कार्बन एटम से कनेक्टेड है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 3, और ये जो टर्मिनल्स हैं उनकी डिग्री क्या हो जाएगी 1 डिग्री, ठीक है। तो इस तरीके से आप 1 बाय 1 सारे कार्बन एटम्स की डिग्री फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। बहुत आसान है, बहुत इजी है, राइट। चलो अच्छा, अब देखो, अभी तक तो आपने देखा कि जो कार्बन एक दूसरे से कनेक्टेड है आप उसकी डिग्री बता रहे हो, है ना। अब देखो, अगर कोई कार्बन है जो किसी और कार्बन से कनेक्टेड है ही नहीं, फॉर एग्जाम्पल ऐसा कोई कंपाउंड, ये भी एक कंपाउंड है, अल्कोहल है ना, मिथेनॉल बोलते हैं इसको, लेकिन ये आगे किसी और कार्बन एटम से कनेक्टेड नहीं है, तो इनकी डिग्री का क्या, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं, मतलब ऐसे कार्बन्स को बोलते हैं सुपर प्राइमरी या सुपर 1 डिग्री कार्बन एटम, ठीक है। इसके लिए और एग्जांपल जैसे कि CH3O CH3, ये ईथर कंपाउंड होता है, आगे आप लोग पढ़ोगे, ठीक है। ये क्या होता है ईथर कंपाउंड, अब देख लो इसमें जो CH3 ग्रुप है वो इधर किसी कार्बन एटम से कनेक्टेड नहीं, और इधर तो ऑक्सीजन एटम से कनेक्टेड है, तो इनकी डिग्री आप कैसे बताओगे, तो इनकी जो डिग्री होती है वो क्या होती है सुपर प्राइमरी, ठीक है, क्योंकि ये किसी और कार्बन एटम से कनेक्टेड नहीं है, अकेले कार्बन एटम्स हैं, इसलिए इनकी जो डिग्री होती है वो क्या होती है, या इनको बोलते क्या है सुपर प्राइमरी या सुपर 1 डिग्री कार्बन एटम, ठीक है। लिख देते हैं हम इसको, सुपर 1 डिग्री कार्बन एटम या सुपर प्राइमरी कार्बन एटम, ये दोनों ठीक है, सुपर 1 डिग्री या सुपर प्राइमरी कार्बन एटम। क्लियर है, आप समझ गए हो, है ना। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री सारे कार्बन एटम्स प्लस सुपर प्राइमरी कार्बन एटम, राइट। चलो अब जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिग्री ऑफ अल्कोहल, ठीक है। डिग्री ऑफ अल्कोहल, आपसे अगर पूछ लिया जाए कि हमको कार्बन एटम भी नहीं, हाइड्रोजन एटम भी नहीं, अल्कोहल की डिग्री बता दीजिए आप, ठीक है। सिंपली क्या करना है, अच्छा पहले तो देख लो कि अल्कोहल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बेटा। अल्कोहल को आप रिप्रेजेंट करते हो OH ग्रुप से, ठीक है, इनका फंक्शनल ग्रुप होता है OH, राइट। अगर आपको OH दिखे, जैसे कि आपकी जो स्ट्रक्चर होती है इस तरीके से कोई कंपाउंड दिखे, ठीक है, और आपसे पूछ लिया जाए कि आप ये जो आपको दिख रहा है मतलब क्या है, ये अल्कोहल है ना, और अल्कोहल की आपको डिग्री बतानी है, तो आप कैसे देखोगे, सीधी सी बात है, जैसे आपने हाइड्रोजन एटम के लिए देखा वैसे ही आपको अल्कोहल के लिए भी करना है, ठीक है। क्या करोगे, देखो लिखा हुआ है डिग्री ऑफ अल्कोहल इज डिपेंडेंट अपॉन द डिग्री ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। मतलब क्या, जो अल्कोहल जो ग्रुप है वो जिस कार्बन एटम से कनेक्टेड है, आपको इस कार्बन एटम की क्या करनी है, डिग्री देखनी है। ये जो अल्कोहल ग्रुप था इस वाले कार्बन एटम से कनेक्टेड था, आपको इस वाले कार्बन एटम की डिग्री देखनी है, ठीक है, कि ये आगे कितने कार्बन एटम से कनेक्टेड है। अगर आपको दिख रहा है कि ये जो कार्बन एटम है ये सिर्फ एक ही कार्बन एटम से कनेक्टेड है ना, तो इस वाले कार्बन एटम की डिग्री क्या हो गई 1 डिग्री। क्लियर है,
क्यों? क्योंकि ये वाला कार्बन एटम सिर्फ आगे एक ही कार्बन एटम से कनेक्टेड था, तो इसकी कार्बन की डिग्री क्या हो गई? 1 डिग्री। और क्योंकि अल्कोहल जो ग्रुप है वो इस वाले प्राइमरी कार्बन एटम से कनेक्टेड है, तो इस अल्कोहल का जो डिग्री है वो भी क्या हो जाएगा? 1 डिग्री। ठीक है, बहुत आसान है। सिंपली आपको क्या करना है, जो आपका अल्कोहल ग्रुप जिस कार्बन एटम से कनेक्टेड है, आपको देखना है कि उस कार्बन एटम की डिग्री क्या है। ठीक है, जैसे कि ये तो आपका क्या हो गया? प्राइमरी अल्कोहल। इसको बोलते क्या है? प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी मतलब क्या? 1 डिग्री अल्कोहल। राइट। अच्छा, अगर आपको बोला जाए सेकेंडरी अल्कोहल कैसा होगा, तो देखो जो आपका अल्कोहल ग्रुप है वो जिस कार्बन एटम से कनेक्टेड है वो आगे 2 कार्बन एटम से कनेक्टेड है ना? तो ये जो ग्रुप है, ये जो अल्कोहल है वो कैसा हो गया आपका? सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल, सिंपल है ना? अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 3 डिग्री अल्कोहल कैसा होता है या टर्शियरी अल्कोहल कैसा होता है, तो देखो 1 2 3 4, आपका जो अल्कोहल ग्रुप है, जो अल्कोहल ग्रुप है वो जिस कार्बन एटम से कनेक्टेड है वो आगे कितने कार्बन एटम से कनेक्टेड है बेटा? 1 2 और 3, है ना? तो इस कार्बन एटम की डिग्री क्या हो गई? 3 डिग्री, टर्शियरी। तो ये अल्कोहल भी क्या हो गया? टर्शियरी, है ना? ये अल्कोहल भी कैसा हो जाएगा? टर्शियरी अल्कोहल। जिसको आप क्या बोल सकते हो? 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, तो इतनी सी बात थी, इतना इजी था अल्कोहल की डिग्री फाइंड आउट करना। कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको देखना है कि जो OH ग्रुप है जिस कार्बन एटम से कनेक्टेड है उसकी डिग्री क्या है। ठीक है, चलो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं इसके लिए भी। देखो जैसे कि ये जो अल्कोहल है इसके लिए आपको डिग्री फाइंड आउट करनी है। ठीक है, देख लेते हैं। देखो ये जो आपका अल्कोहल ग्रुप है वो जिस कार्बन एटम से कनेक्टेड है वो आगे कितने कार्बन एटम से कनेक्टेड है? 1 और 2। ठीक है, यहाँ पे तो एक ग्रुप, ये ग्रुप है, ये जिस कार्बन एटम से कनेक्टेड है वो कितने ग्रुप से कनेक्टेड है? कितने कार्बन एटम से? 1 और 2। तो इस वाले कार्बन एटम की डिग्री क्या हो गई? इस वाले कार्बन एटम की डिग्री क्या हो गई? 2 डिग्री, है ना? 1 2 2 डिग्री हो गई। तो ये अल्कोहल की भी डिग्री क्या हो जाएगी? 2 डिग्री। कैसा अल्कोहल कहलाएगा ये? सेकेंडरी अल्कोहल, जिसको मैं सेक अल्कोहल लिख रही। ठीक है, सेकेंडरी अल्कोहल कहलाएगा ये। इस वाले अल्कोहल के लिए देख लो, ये जो आपका अल्कोहल ग्रुप है, यहाँ पर ये जो अल्कोहल ग्रुप है वो जिस कार्बन एटम से कनेक्टेड है वो आगे कितने कार्बन एटम से कनेक्टेड है? 1 और 2। अगेन 1 और 2, है ना? तो इस कार्बन एटम की डिग्री क्या हो गई? 2 डिग्री, राइट? तो इस अल्कोहल की भी डिग्री कितनी हो जाएगी? 2 डिग्री। ठीक है, क्यों? क्योंकि जिस कार्बन एटम से कनेक्टेड है वो आगे कितने कार्बन एटम से कनेक्टेड है? 2 ही कार्बन एटम से कनेक्टेड है। क्या हो गया? ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा आपका? सेकेंडरी अल्कोहल। क्लियर है? चलो देखो, यहाँ देखो इस वाले कंपाउंड में देखो 2 आपको अल्कोहल ग्रुप दिख रहा है। ठीक है, दोनों के लिए बताना है। तो देखो ये जो अल्कोहल ग्रुप है जिस कार्बन एटम से कनेक्टेड है वो आगे 2 कार्बन एटम से कनेक्टेड है, तो ये अल्कोहल तो कैसा हो गया आपका? सेकेंडरी अल्कोहल, है ना? क्यों? क्योंकि ये कार्बन एटम कैसा है आपका? सेकेंडरी है, सेकेंडरी कार्बन है। अब यहाँ देखो ये जो अल्कोहल ग्रुप है ये जिस कार्बन एटम से कनेक्टेड है, ये जिस कार्बन एटम से कनेक्टेड है ये आगे 1 और 2 2 कार्बन एटम से कनेक्टेड है ना? 1 और 2 2 कार्बन एटम से कनेक्टेड है, इसलिए ये अल्कोहल भी कैसा हो गया? सेकेंडरी अल्कोहल। क्लियर है? आपको सिंपली बस नंबर ऑफ कार्बन एटम काउंट करना है और आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलो देखो अब बात आती है, इसको आप पहचानते होगे, इस वाली स्ट्रक्चर को बेंजीन बोलते हैं जिसको, है ना? ये जो स्ट्रक्चर है वो कैसी है? इसको क्या नाम है? बेंजीन। ठीक है, अब देखो
आपका जो OH ग्रुप है, जो अल्कोहल ग्रुप है, वो किस पर अटैच्ड है? बेंजीन पर, डायरेक्टली बेंजीन पर अटैच्ड है। ऐसे कंपाउंड्स को अल्कोहल नहीं बोलते बेटा, ऐसे कंपाउंड्स को फिनॉल बोलते हैं, ठीक है। अगर जब कोई OH ग्रुप सीधे सीधे डायरेक्टली बेंजीन से कनेक्ट हो जाए, ऐसे कंपाउंड्स के लिए जो नेम है, जो नाम है, वो नाम होता है फिनॉल। फिनॉल, ठीक है। ये अल्कोहल नहीं है, फिनॉल है। अल्कोहल से बिल्कुल अलग कंपाउंड होता है फिनॉल, ठीक है। तो फिनॉल के लिए आप जो डिग्री देखे थे अल्कोहल की, वो यहाँ नहीं देखोगे। ये मत देखना कि जो OH ग्रुप है वो कितने कार्बन एटम से कनेक्टेड है। आप पहले तो रिंग देखोगे कि ये बेंजीन रिंग तो नहीं है। अगर बेंजीन रिंग है तो ये क्या है? फिनॉल। और इसके लिए आप डिग्री नहीं बताते हो, ठीक है। इसके लिए आपको डिग्री नहीं पूछेंगे, क्योंकि क्या है? ये फिनॉल है। अगर जो कंपाउंड है, अगर आपका ऐसा होता, बेंजीन रिंग ही होता, ठीक है, इस पर कोई CH2 ग्रुप पहले होता और उसके बाद OH ग्रुप लगा होता, ऐसा कुछ होता, तब ये अल्कोहल कहलाता, ठीक है। तब ये क्या कहलाता? तब ये अल्कोहल कहलाता। कैसा? बेंजाइल अल्कोहल कहलाता, ठीक है। ऐसे कंपाउंड में, इस केस में आप देख सकते हो OH ग्रुप का, अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी डिग्री बता दो, तो इस केस में आप देख सकते हो, क्योंकि ये डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है बेंजीन रिंग से, ठीक है। ये अब किससे कनेक्टेड है? CH2 एक अल्काइल ग्रुप से कनेक्टेड है, और इसलिए आप इसकी जो डिग्री होती है वो बता सकते हो, ठीक है। कैसी डिग्री होगी इसकी? जो OH ग्रुप है वो कितने कार्बन एटम से कनेक्टेड है? एक ही जो जिस कार्बन एटम से कनेक्टेड है वो आगे कितने कार्बन एटम से कनेक्टेड है? एक ही कार्बन एटम से कनेक्टेड है ना। तो इसकी डिग्री क्या हो गई? 1 डिग्री। तो अल्कोहल की डिग्री भी क्या हो जाएगी बेटा? 1 डिग्री, ठीक है। तो इसके केस में आप देख सकते हो अल्कोहल की डिग्री। लेकिन अगर OH ग्रुप बेंजीन से डायरेक्टली कनेक्टेड है, तब आप फिर इसके लिए अल्कोहल की डिग्री नहीं बताओगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो फिनॉल हो जाता है, अल्कोहल नहीं रहता। क्लियर है? चलो, अब जो नेक्स्ट हम देख रहे हैं डिग्री ऑफ हैलाइड्स। डिग्री ऑफ हैलाइड्स की हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो, डिग्री ऑफ हैलाइड्स के बारे में बात करते हैं। सिंपली जैसे आपने अल्कोहल देखा था, है ना, क्या देखा था? जो अल्कोहल ग्रुप था, जिस कार्बन एटम से कनेक्टेड था, उसकी हमको डिग्री देखनी थी। हैलाइड्स में भी सिंपली यही होने वाला है ना। हैलाइड्स में भी आप क्या करोगे? क्या देखोगे? सिंपली कि जो आपका जो हैलाइड है, कि जो हेलोजन ग्रुप है, आपका जो हैलाइड है, वो कितने कार्बन एटम से कनेक्टेड है, ठीक है। मतलब क्या? जो हेलोजन है वो जिस कार्बन एटम से कनेक्टेड है, वो कितने कार्बन एटम से कनेक्टेड है, ठीक है। जैसे कि देखो, फॉर एग्जाम्पल हैलाइड्स को कैसे प्रेजेंट करते हैं? एक्स से, ठीक है। ये एक्स कौन कौन हो सकते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जो भी हो सकते हैं, ठीक है। इसलिए मैं इसको क्या डिनोट कर रही हूँ? एक्स लिख करके, ठीक है। अब देखो, जो ये हैलाइड ग्रुप है, जो भी ये हैलोजन है, ठीक है, ये जिस कार्बन एटम से कनेक्टेड है, वो आगे कितने कार्बन एटम से कनेक्टेड है? सिर्फ एक ही कार्बन एटम से, है ना। इसलिए इस वाले कार्बन एटम की डिग्री क्या होगी? 1 डिग्री। और क्योंकि ये वाला जो हैलाइड है, ये जो हैलोजन है, वो 1 डिग्री कार्बन एटम से कनेक्टेड है, इसलिए इस हैलोजन की डिग्री भी क्या हो जाएगी बेटा? 1 डिग्री, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? ये कैसा हैलोजन हुआ आपका, या कैसा हैलाइड हुआ? प्राइमरी हैलाइड, ठीक है। ये क्या हैलाइड हुआ? प्राइमरी हैलाइड। अब देखो सेकेंडरी हैलाइड क्या होगा? जैसे कि कुछ इस तरीके का कंपाउंड, जो आपका हैलोजन है वो जिस कार्बन एटम से कनेक्टेड है, वो आगे कितने कार्बन एटम से कनेक्टेड है? 1 और 2, है ना। तो इस वाले कार्बन एटम की डिग्री कितनी हो जाएगी? 2 डिग्री। तो इस हैलोजन की भी डिग्री क्या हो जाएगी? 2 डिग्री। हैलोजन की डिग्री क्या हो जाएगी? 2 डिग्री। कहलाएगा क्या ये? सेकेंडरी हैलाइड, है ना। क्या कहलाएगा ये? सेकेंडरी हैलाइड। थोड़ा ज़्यादा अच्छे से लिख देती हूँ, ठीक है। अच्छा, 3 डिग्री हैलाइड कैसा होगा? अगर वो जिस कार्बन एटम से कनेक्टेड है वो 3 कार्बन एटम से कनेक्टेड हो जाए, तो वो क्या कहलाएगा? 3 डिग्री हैलाइड, ठीक है। जैसे कि हैलोजन जिस कार्बन एटम से कनेक्टेड है, वो 1, 2 और 3 कार्बन एटम से कनेक्टेड है ना। तो इस कार्बन एटम की डिग्री क्या हो गई?
3 डिग्री, तो इस हैलोजन की भी डिग्री क्या हो जाएगी 3 डिग्री, या फिर क्या टर्शियरी हैलाइड, तो क्या बोल सकते हैं हम लोग टर्शियरी हैलाइड। ठीक है, तो जैसे आपने अल्कोहल के लिए देखा, सिंपली आपको क्या देखना है हैलाइड के लिए कि वो किस कार्बन एटम से कनेक्टेड है, और वो जिस कार्बन एटम से कनेक्टेड है वो आगे कितने कार्बन एटम से कनेक्टेड है। ठीक है, देखो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देखो, जो आपका हैलोजन है एक्स, एक्स कुछ भी हो सकता था, FCl है ना, तो यहाँ पर अगर Cl ले लिए तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी, राइट। अब देखो जो क्लोरीन है वो जिस कार्बन एटम से कनेक्टेड है, वो आगे कितने कार्बन एटम से कनेक्टेड है 1 एंड 2, है ना। क्लोरीन जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो 1 एंड 2 कार्बन एटम से कनेक्टेड है, तो इस वाले कार्बन एटम की डिग्री क्या हो गई 2 डिग्री, तो इस क्लोरीन एटम की भी डिग्री क्या हो जाएगी 2 डिग्री, ये कहलाएगा क्या सेकेंडरी हैलाइड। ठीक है, क्या कहलाएगा वो सेकेंडरी हैलाइड। यहां पर भी देख लो, वेट कंफ्यूज ना हो, 2 डिग्री। ठीक है, यहां देखो ब्रोमीन जिस कार्बन एटम से कनेक्टेड है, इस वाले कार्बन एटम से, सेंस कर रहा है क्या, इस वाले कार्बन एटम से ब्रोमीन अगर कनेक्टेड है, तो इस वाले कार्बन एटम को आपको देखना है कि ये आगे कितने कार्बन एटम से कनेक्टेड है। ठीक है, इस वाले कार्बन एटम को देखो 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3। ठीक है, ये तो ब्रोमीन ही है, ये वाला जो कार्बन एटम है सेंटर पे, ये कितने कार्बन एटम से कनेक्टेड है 1 2 एंड 3, तो मतलब इस वाले कार्बन एटम की डिग्री कितनी हो गई 3 डिग्री, तो ये ब्रोमीन की भी डिग्री क्या हो जाएगी 3 डिग्री। सिंपल है ना। तो इतना सही बात था, डिग्री ऑफ कार्बन एटम, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन एटम, डिग्री ऑफ अल्कोहल हैलाइड। ठीक है, अब बात करते हैं डिग्री ऑफ एमीन्स की। ठीक है, देखो अभी तक आपने देखा कि हाइड्रोजन एटम, अल्कोहल, एमीन, ये सारे की जो डिग्री देख रहे थे आप, क्या हो रही थी कि वो जिस कार्बन एटम से कनेक्टेड है आप उसकी डिग्री चेक कर लो, तो वही आपके जो रेस्पेक्टिव हाइड्रोजन या अल्कोहल या फिर हैलाइड है उसकी डिग्री कहलाएंगे, है ना। एमिन्स के केस में ऐसा नहीं होता। ठीक है, पहली बात तो एमिन्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं NH2 से। ठीक है, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, आप सीखे हो, मतलब अभी तक तो सीख गए होंगे कोवलेंट बॉन्डिंग, जब आप पढ़ रहे हो लीव्स डॉट स्ट्रक्चर वगैरह जब पढ़े तो आप सीख गए होंगे कि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है ना। 3 बॉन्ड बनाने के बाद उसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाती है। चलो अब देखो जो एमिन्स होते हैं वो भी 3 टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, है ना। जैसे कि प्राइमरी एमीन की बात करें, प्राइमरी 1 डिग्री एमीन्स की बात करें तो ये होंगे कैसे, देखो जो एमीन है NH2, तो ये NH2 का जो नाइट्रोजन है ये अगर एक कार्बन एटम से ही कनेक्टेड हो, ठीक है, तो ये क्या कहलाता है प्राइमरी एमीन। ठीक है, देखो कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया था, बाकी के 3 बॉन्ड कौन बना रहा होगा हाइड्रोजन। नाइट्रोजन को आपको चेक करना है कि नाइट्रोजन कितने कार्बन एटम से कनेक्टेड है। नाइट्रोजन खुद कितने कार्बन एटम से कनेक्टेड है, यहाँ पर एक ही कार्बन एटम से, इसलिए क्या कहलाएगा प्राइमरी एमीन। ठीक है, और कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि CH3 CH2 NH2। ठीक है, अगेन देख लो नाइट्रोजन एटम कितने कार्बन एटम से कनेक्टेड है, खुद नाइट्रोजन सिर्फ एक कार्बन एटम से कनेक्टेड है, इसलिए क्या कहलाएगा प्राइमरी। ठीक है, और अगर आपको ये ऐसा दिख जाए, देखो यहाँ पे आपको क्या देखना है कि जो नाइट्रोजन एटम है ये आगे कितने कार्बन एटम से कनेक्टेड है, सिर्फ एक ही, इरिस्पेक्टिव ऑफ ऑल दिस। ठीक है, ये जो कुछ भी हो, बस नाइट्रोजन एटम आपको देखना है कि वो खुद कितने कार्बन एटम से कनेक्टेड है। अगेन ये क्या कहलाएगा आपका 1 डिग्री एमीन। क्लियर है। चलो 2 डिग्री एमीन की हम बात करें, साइड पर कर देती हूँ।
2 डिग्री एमीन्स की बात करें, मतलब क्या सेकेंडरी एमीन्स की हम बात करें, तो देखो होता क्या है, अभी आपने क्या देखा कि नाइट्रोजन एक ही कार्बन एटम से कनेक्टेड था। अब देखो सेकेंडरी एमीन में क्या होगा, जब नाइट्रोजन 2 कार्बन एटम से कनेक्टेड रहे लाइक दिस, ठीक है, तब क्या होगा, नाइट्रोजन को आप क्या बोलोगे या इस एमीन को क्या बोलोगे कि ये कैसा है, सेकेंडरी एमीन है। ठीक है, क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन यहाँ पर खुद कितने कार्बन एटम से कनेक्टेड है, 2 कार्बन एटम से। ठीक है, और कुछ एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे कि CH2 CH3 हाइड्रोजन, और यहाँ पर आप जो भी ग्रुप लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, कार्बन, और देखो नाइट्रोजन एटम, यहाँ पर जो नाइट्रोजन एटम है ये आगे कितने कार्बन एटम से कनेक्टेड है बेटा, 1 और 2। ठीक है, इसको नहीं देखना कि ये आगे कितने कार्बन एटम से कनेक्टेड है, इस पर कोई मत, इनका कोई रोल नहीं है अभी। ठीक है, एमीन्स में सिर्फ आपको ये देखना है कि जो नाइट्रोजन है वो खुद कितने कार्बन एटम से कनेक्टेड है। यहाँ पर 2 ही कार्बन एटम से कनेक्टेड है, तो इस नाइट्रोजन एटम की डिग्री क्या हो गई, 2, मतलब क्या, एमीन की डिग्री क्या हो गई, 2 डिग्री एमीन। ठीक है, चलो टर्शियरी एमीन्स की भी बात कर लेते हैं। थ्री डिग्री एमीन्स क्या होंगे, अगर नाइट्रोजन अगर अपने तीनों के तीनों बॉन्ड कार्बन एटम के साथ बना ले, ठीक है, मतलब क्या, कोई भी हाइड्रोजन एटम की जगह तो बचेगी नहीं अभी। ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन 3 ही बॉन्ड बनाता है, एक तो उसके पास क्या होता है, अपना लोन पेयर होता है। ठीक है, अब देखो नाइट्रोजन ने खुद कितने कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बनाई है, 3 कार्बन एटम के साथ, 1 2 एंड 3, तो इनकी डिग्री क्या हो गई, 3 डिग्री। ठीक है, तो इनकी डिग्री क्या हो गई, 3 डिग्री। अब इसके साथ कोई भी ग्रुप लगे हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको सिंपली क्या देखना है, नाइट्रोजन को देखना है कि नाइट्रोजन कितने कार्बन एटम के साथ कनेक्टेड है। क्लियर है, तो ये आपको हो गया आपका 1 डिग्री 2 डिग्री एमीन्स, या बोलना चाहिए प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एमीन। ठीक है, चलो इसके आगे जो टॉपिक है वो है, अच्छा ये सारे क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, देखो पहले तो आप खुद से प्रैक्टिस करने की कोशिश करो, इसको वीडियो को पॉज करके, देन मैं अभी थोड़ी देर में सॉल्यूशन बता ही रही हूँ, तो पहले तो आप खुद से ट्राई करो, ज़्यादा अच्छा आपको प्रैक्टिस होगा। ठीक है, चलो देखो इसके लिए जो सॉल्यूशन है, क्या करना है आपको, आपको दिख रहा है कि नाइट्रोजन लगे हुए हैं सारे, आप पहचान जाओगे कि ये सारे क्या हैं, एमीन्स हैं, है ना। एमीन्स को देखो, क्या देखोगे कि नाइट्रोजन जो है वो खुद कितने कार्बन एटम से कनेक्टेड है, तो देखो 1 2 एंड 3, इनको नहीं देखना कि ये आगे कितने कार्बन एटम से कनेक्टेड है, इनका कोई रोल नहीं है ना। नाइट्रोजन कितने कार्बन एटम से कनेक्टेड है, 1 2 एंड 3, तो इस नाइट्रोजन की डिग्री क्या हो गई, 3, तो ये पूरा कंपाउंड कैसा है, 3 डिग्री एमीन है या टर्शियरी एमीन है। ठीक है, कैसा कंपाउंड दिखा आपको, ये टर्शियरी एमीन। ठीक है, अब देखो यहाँ देखो नाइट्रोजन एटम खुद कितने कार्बन एटम से कनेक्टेड है, सिंपली एक ही कार्बन एटम से कनेक्टेड है ना। तो इस नाइट्रोजन एटम जो एमीन है वो कैसा एमीन कहलाएगा, प्राइमरी एमीन। ठीक है, सिंपल क्या कहलाएगा, ये प्राइमरी एमीन। यहाँ देखो, अब देखो जो आपका एमीन ग्रुप है वो किससे कनेक्टेड है, बेंजीन रिंग से, जैसे फिनॉल में कनेक्टेड था बेंजीन रिंग से, जो अल्कोहल ग्रुप है ना, OH ग्रुप, यहाँ पर क्या जो आपका एमीन है वो किससे कनेक्टेड है, बेंजीन से। अच्छा, फिनॉल में मैंने कहा था, मतलब क्या, जो अल्कोहल ग्रुप जो OH ग्रुप है अगर बेंजीन रिंग से कनेक्टेड हो जाए तो वो क्या कहलाता है, फिनॉल। और वैसे कंपाउंड के लिए आप डिग्री ऑफ अल्कोहल नहीं बताते, है ना, यही कहा था। लेकिन एमीन में ऐसा कोई रूल नहीं है, आप यहाँ कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ आप सिंपली डिग्री ऑफ एमीन बता सकते हो। ठीक है, जैसे कि नाइट्रोजन एटम, आपको यहाँ पर देख सकते हो आप कि नाइट्रोजन एटम कितने कार्बन एटम से कनेक्टेड है, एक ही कार्बन एटम से कनेक्टेड है ना, चाहे वो आगे कितने भी कार्बन एटम से कनेक्टेड हो कोई फर्क नहीं पड़ता। नाइट्रोजन एक ही कार्बन एटम से कनेक्टेड है, तो इस वाले एमीन की डिग्री क्या हो जाएगी,
1 डिग्री एमीन या प्राइमरी एमीन। बार बार बोल दे रही, अल्कोहल ग्रुप OH ग्रुप अगर बेंजीन रिंग से कनेक्टेड है वो फिनॉल कहलाता है, और फिनॉल में आप डिग्री ऑफ कार्बन एटम, डिग्री ऑफ अल्कोहल नहीं देखते, ठीक है। क्यों नहीं देखते? क्योंकि फिनॉल और अल्कोहल बिल्कुल अलग अलग कंपाउंड है, ठीक है। लेकिन एमीन्स के केस में, हालांकि इसका भी नाम दूसरा है, ठीक है, एनिलीन बोलते हैं इसको, लेकिन आप यहाँ सिंपली बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है एमीन्स के केस में कि ये कितना डिग्री एमीन है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो देखो इस वाले कंपाउंड के लिए देखते हैं। नाइट्रोजन एटम को देखो बेटा, कितने कार्बन एटम से कनेक्टेड है? 1 एंड इधर कितने? दूसरा 1 एंड 2। तो इस नाइट्रोजन एटम, इस एमीन की डिग्री क्या हो गई? 2 डिग्री कहलाएगा क्या ये? 2 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो नाइट्रोजन है वो कितने कार्बन एटम से कनेक्टेड है? 1, 2 एंड 3, है ना, 1, 2 एंड 3। तो कितना डिग्री हो गया इस वाले एमीन के लिए? 3 डिग्री। क्या कहलाएगा ये? 3 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन, ठीक है। तो ये सारी बात थी, अब पूरा डिग्री खत्म हो गया, ठीक है। कार्बन का भी, हाइड्रोजन का भी हमने देख लिया, अल्कोहल का भी देख लिया, हैलाइड का भी एंड एमीन का भी, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे कि अभी तक जो कार्बन, हाइड्रोजन, अल्कोहल एंड हैलाइड, इनकी जो डिग्री होती है वो डिपेंडेंट होती है अपॉन द डिग्री ऑफ कार्बन एटम, राइट। एमीन्स की जो डिग्री होती है वो डिग्री क्या होती है? इंडिपेंडेंट टू द डिग्री ऑफ कार्बन एटम, इंडिपेंडेंट ऑफ द डिग्री ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। मैं लिख भी देती हूँ ताकि आप लोग को क्लियर रहे ये बात। डिग्री ऑफ एमीन is independent of the degree of carbon atom, ठीक है। मतलब क्या, आप डिग्री ऑफ एमीन चेक करने के लिए कार्बन एटम की डिग्री को नहीं देखोगे, सिंपली नाइट्रोजन की कनेक्टिविटी देखोगे कि वो कितने कार्बन एटम के साथ कनेक्टेड है। बाकियों के लिए आप कार्बन एटम की डिग्री चेक करोगे, एमीन्स के केस में ऐसा कोई सीन नहीं होगा, ठीक है। चलो, तो आज की क्लास में हमने सीखा डिग्री ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, अल्कोहल एंड हैलोजेंस एंड एमीन, ठीक है। इतनी बातें आपने सीखी। ये जीओसी का आपका सबसे फर्स्ट पार्ट था, मतलब IUPAC का सबसे फर्स्ट पार्ट था। अब नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे आपकी जो हाइब्रिडाइजेशन होते हैं कार्बन एटम्स की, वो सारी, और सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड क्या होते हैं, इसको हम जानेंगे, ठीक है। थैंक यू।